हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर और की बात कर रहे थे। इसमें हमें पहला जो पॉइंट याद रखना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ एडिशनल कौन सा बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो यहाँ पे चेंज करना है, आप अपनी सीट पे चेंज कर लेंगे, वो क्या होगा, यहाँ जो एक पॉइंट था इंटर कहाँ पे है वर्ड, हाँ ये वर्ड चेंज कर लेना, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंट्रा नहीं रखेंगे इसको, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ एग्जाम्पल के तौर पर आप ये केराटिन याद कर लो। केराटिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, और ये फाइब्रस है, टफ है, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन है, इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए नाखून नहीं खाया करो कि डाइजेशन के काम तो हो नहीं सकता, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं, ये प्रोटीन जैसे खाया वैसे बाहर जाएगा, ठीक है। तो केराटिन प्रोटीन है बेटे, तो आपकी मर्जी है। और क्यों हार्डनेस जो आता है वो सिस्टीन की वजह से, ये अपन ने देख लिया था। अब बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर है। बीटा प्लेटेड का मतलब अब जो इनकी हेलिक्स का रोटेशन है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड। कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड। अल्फा सीट में क्या था, राइट हैंडेड था, इधर लेफ्ट हैंडेड। प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज जिगजैग स्ट्रक्चर, 2 or more प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ मिलेगा। यहाँ भी वही होता है जैसे फाइब्रोइन, जैसे सिल्क प्रोटीन या सिल्क बोलते हो, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे देखोगे तो आपका पहले सीट का रोटेशन कैसा है, नहीं एक ही है, राइट हैंडेड ही है, तो इसी को लेफ्ट हैंडेड आप रोटेशन पे देख लोगे तो आपका ये हो जाएगा बीटा सीट। तो दोनों सीट का मतलब समझ लेना, बीटा फॉर्म और अल्फा फॉर्म, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड रोटेशन है, बस ये याद रखना। एग्जाम्पल जरूर याद रखना। टर्शियरी स्ट्रक्चर, अब इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी तक जो आपने पढ़ा है इनका स्ट्रक्चर 2D तक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता, प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी। लेकिन जब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहली बात यही याद रखनी है कि ये 3 डायमेंशनल व्यू होता है इनका, मतलब आपको तीनों सरफेसेस होंगे, डोर्सल, वेंट्रल एंड लैटरल, मतलब थिकनेस के साथ ये मॉलिक्यूल हो जाता है। एंड प्रोटीन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर इज हाईली कोइल्ड टू गिव ग्लोबुलर अपीयरेंस। जब कोई ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है तो आपको 3D में ही ग्लोबुलर पॉसिबिलिटीज हैं। भाई बॉल का शेप 1D और 2D में तो पॉसिबल नहीं है, बॉल को जब हम देखते हैं तो वो 3D होगा, है ना। तो ग्लोबुलर अपीयरेंस हो जाता है एंड सोल्यूबल इन वाटर, कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है। एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज फॉलोइंग बॉन्ड्स। अब बॉन्ड पे आपको सवाल ध्यान रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में होगा, है ना, क्योंकि एमिनो एसिड किससे जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड से ही। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे एक एडिशनल बॉन्ड है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये दोनों बॉन्ड होते हैं, आपका पेप्टाइड बॉन्ड भी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी, बस वहां डाई सल्फाइड बॉन्ड नहीं होता। डाई सल्फाइड बॉन्ड क्या है, सल्फर के बीच बॉन्ड। जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है सिस्टीन, जहां जहां होगा वहां पे सल्फर के बीच, जैसे 2 अमीनो एसिड यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देखो तो आपको डाई सल्फाइड बॉन्ड दिख जाएगा। यहाँ आप देखो तो ये आपका डाई सल्फाइड बॉन्ड है। यहाँ पे भी सिस्टीन, यहाँ पे सिस्टीन, तो ये इनके बीच एक इंटरेक्शन बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, दैट इज अ डाई सल्फाइड बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच बनता है। आयोनिक बॉन्ड भी इनके बीच होता है, एक वीक इंटरेक्शन है, आयंस के बीच इंटरेक्शन है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये NH3 पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच इंटरेक्शन होता है। आयोनिक बॉन्ड भी होता है। एंड वॉन्डर वॉल्स आगे फोर्सेस की बात करेंगे, बट वो यहाँ टर्शियरी स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं अभी। हाँ, हाइड्रोफोबिक भी होगा और इनका इधर एक आपका आयोनिक बॉन्ड भी होगा। हाइड्रोफोबिक में बोले तो आपका जो कार्बन कार्बन चेन है उनके बीच इंटरेक्शन होता है। अगर अपन हर अमीनो एसिड का देखें तो ये इस कार्बन चेन और इसका ये कार्बन चेन एक साथ है तो इनके बीच इंटरेक्शन होगा, तो ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी बना लेता है। तो इनके कुछ जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ किसके किसके बीच होगा, देखो पहला पॉइंट, बिटवीन द SH ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड ऑफ सिस्टीन। सिस्टीन ही एक ऐसा सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड था, है ना, तो सल्फर के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। दीज बॉन्ड्स आर सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ये है। एंड स्टेबलाइज द टर्शियरी स्ट्रक्चर।
यही डाइसल्फाइड बॉन्ड ही टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी था। और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की जब बात करते हैं तो एमिनो एसिड विच हैव हाइड्रोफोबिक साइड बोले तो आर, जो इनका आर है कार्बन का चेन है। जैसे आपका कोई एरोमेटिक एमिनो एसिड है, मींस एरोमेटिक साइकिल लगा हुआ है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो वो बेंजीन रिंग दूसरे एक एमिनो एसिड का बेंजीन रिंग दूसरे एमिनो एसिड के बेंजीन रिंग के साथ वो एक जैसा नेचर है, हाइड्रोफोबिक है, दोनों एक साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी बनेगा। आयोनिक बॉन्ड ये आपको मिलेगा अपोजिट एंड पर, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके अपोजिट एंड्स पे अगर हम देखेंगे तो एक एंड लास्ट एमिनो एसिड का COOH ग्रुप फ्री रहता है, और बिल्कुल अगर हम ये मान लेते हैं कि एन टर्मिनल, और ये इसको बोलते हैं C टर्मिनल, जहां पे पहला एमिनो एसिड इसका COOH का H यहां मूव कर गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच इस तरह से जब भी दो एडजेसेंट एमिनो एसिड आ जाते हैं, एक एमिनो एसिड मान लो कि ये रहा आपका, ये इसके बगल में ही कोई एक एमिनो एसिड और आ गया R, NH3, इसका H इसके ऊपर चला आ जाएगा H, एंड चलो इसके एडजेसेंट ही कर लेते हैं COO माइनस और यहाँ NH3। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ एक आयोनिक इंटरेक्शन बनेगा। तो एडजेसेंट लास्ट का पहला एमिनो एसिड, फर्स्ट एमिनो एसिड और लास्ट एमिनो एसिड के बीच ऐसा आयोनिक बॉन्ड भी बन सकता है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड होते हैं? एक सबसे पहला बॉन्ड पेप्टाइड, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा डाइसल्फाइड, चौथा हाइड्रोफोबिक और पांचवा आयोनिक बॉन्ड। इतने बॉन्ड बनके तब जाके टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बनता है। और ज्यादातर हमारी जो प्रोटीन है और एंजाइम्स हैं प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल के प्रोटोप्लाज्म में, वो इसी फॉर्म में होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही होती हैं। और यही हमारा विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन आपने खाया, मीन्स एमिनो एसिड आप खाओ, प्रोटीन खाओगे, डाइजेस्ट करोगे, एमिनो एसिड एब्जॉर्ब करोगे, प्रोटीन बन रहा है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, तो कुछ प्रोटीन है जैसे सेकेंडरी में केराटिन देख लिया, सिल्क देख लिया। ज्यादातर हमारी प्रोटीन टर्शियरी जब तक स्ट्रक्चर में नहीं आती तब तक उसका बायोलॉजिकल रोल नहीं है। बायोलॉजिकल रोल का मतलब वो एज अ एंजाइम नहीं काम करेगा, एज अ आपका कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा बॉडी का या सेल का या सेल के किसी ऑर्गेनल्स का। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर तक जब तक प्रोटीन नहीं सिंथेसिस होने के बाद कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो यूज नहीं किया जा सकता, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। एंड उसके बाद है लास्ट वन इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन क्या होता है? हाँ, एमिनो एसिड, मान लो कि एक एमिनो एसिड का चेन ये हो गया, एमिनो एसिड 2 यहाँ पे हमने ले लिया, एमिनो एसिड 3 है, एमिनो एसिड 4 है, ऐसे एमिनो एसिड 5। एक और ऐसे ही हमने एमिनो एसिड यहाँ बना लिया, एमिनो एसिड नॉट, एमिनो एसिड जेड, एमिनो एसिड आपका B है, एमिनो एसिड D है, एमिनो एसिड C मान लिया। तो ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन कहे जाएंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या हुआ, इस एमिनो एसिड के चेन में एक पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा और चौथा। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने ज्यादा है? मोर देन 2 है। तो ये क्या कहा जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पहली पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। ऐसे यहाँ भी पेप्टाइड बॉन्ड 1, 2, 3 और 4, यहाँ भी पॉलीपेप्टाइड चेन 4 है, पेप्टाइड बॉन्ड 4 है, ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी हो गई। ऐसे दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एक साथ बाइंड करके जब प्रोटीन बनाती है तो वो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कहा जाएगा। 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये अभी जो है ये इनका कैसा स्ट्रक्चर वो कहा जाएगा? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है।
ये कन्वर्ट हो सेकेंडरी में, फिर कन्वर्ट हो टर्शियरी स्ट्रक्चर में। ये भी आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ, इस पॉलीपेप्टाइड चेन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ। ये भी कन्वर्ट हो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड देन टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शियरी स्ट्रक्चर में हो और एक साथ हो। कैसे हो? एक साथ इंटरविंग्ड हो, तब जो इनका प्रोटीन का फॉर्म कहा जाएगा दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये दो से ज्यादा भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं, बट टर्शियरी डिग्री का होना चाहिए। डिग्री ऑफ उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए? टर्शियरी, इससे नीचे नहीं। ठीक है। एंड यूनिट बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड टू फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इनके बीच क्या क्या बॉन्ड होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन में भी सिमिलर, ये सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन वाला जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम का नाम याद रखना है, जिसमें आपका जो यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। जैसे अपन ने ले लिया कि एक ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है और इसी के साथ सेम एमिनो एसिड, जिस एमिनो एसिड के सीक्वेंस से ये बना हुआ है, इसी सेम एमिनो एसिड के सीक्वेंस से एक और ऐसा ही आपका प्रोटीन का एक टर्शियरी स्ट्रक्चर इसी के साथ है। तो बट मैंने कलर दो अलग अलग यूज किया है, बट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड दोनों का सेम होगा, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन का, रेड वाले का भी और ये ग्रीन वाले का भी। तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगा ये सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन का कहा जाएगा। इसको क्या बोलोगे? सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन है। दो से ज्यादा होना चाहिए और एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो चेन का सेम होना चाहिए। और इसका एक एग्जांपल ये आपको याद रखना है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम का नाम है। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड को बनाता है। ठीक है, तो ये एक नाम याद होना चाहिए। डिसिमिलर टाइप का एमिनो प्रोटीन आपका क्वाटरनरी हो सकता है। ये एग्जांपल आप पढ़ोगे हीमोग्लोबिन भी और इंसुलिन भी, इसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना भी है। तो हीमोग्लोबिन और इंसुलिन दो, ये चार डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, ये दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। उसके बारे में अपन को पढ़ना है तो आगे हम ये देखेंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, क्योंकि ये और ज्यादा इनके बीच वॉन्डर वॉल, एक एडिशनल बॉन्ड आ जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। यहाँ पे अगर हम बॉन्ड की बात करें तो वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन भी आपका आ जाता है इनके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो लिखा है इंसुलिन के लिए, एडल्ट ह्यूमन इंसुलिन या हीमोग्लोबिन सॉरी 4 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है एंड 2 ऑफ दीज आइडेंटिकल टू ईच अदर। इनके दो जो एक जैसे यूनिट होते हैं एंड हेंस 2 सब यूनिट अल्फा एंड 2 बीटा चेन आपस में मिलकर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाती है। एक्चुअली यहाँ पे अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के 2 सब यूनिट होते हैं पेप्टाइड चेन, इसके 2 सब यूनिट, और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के 2 सब यूनिट। अब अल्फा है तो मतलब ये कैसा डायरेक्शन में इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा? राइट हैंड इसका कॉइलिंग है, इसका लेफ्ट हैंड की कॉइलिंग है, फिर टर्शियरी एंड देन टर्शियरी के बाद ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, बट 2 अल्फा चेन एक जैसी है, 2 बीटा चेन एक जैसी है। ठीक है, तो है तो 2 डिफरेंट टाइप के, डिसिमिलर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया ना भाई। अल्फा के 2, बीटा के 2, अल्फा बीटा, यहाँ पे 2 आपके अलग अलग चेन हो गए तो डिसिमिलर टाइप का है। बट हाँ, टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन 4 है, लेकिन 2 टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिर्फ 2 है, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन 4 है। बात समझ रहेगी नहीं? अभी और इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पे देखो एक वर्ड और लिखा है, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। ये आपको समझना है। ये इसको समझने के लिए इस पे आना पड़ेगा। पेप्टाइड बॉन्ड आपने एक पढ़ा था, और उस पेप्टाइड बॉन्ड में ये देखो पहले
यहां देखना, ये आपका फर्स्ट एमिनो एसिड हो गया, ये आपका ये सेकंड एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। इनके बीच यहां बना क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। इस एमिनो एसिड का, फर्स्ट एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH रिएक्ट करता है, सेकंड एमिनो एसिड का क्या, एमिनो ग्रुप, ये रिएक्ट कर रहा है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। अब जो नेक्स्ट एमिनो एसिड आएगा, इसको वाटर को अगर हम यहां से हटा दें तो नेक्स्ट एमिनो एसिड का जो आपका होगा ये NH2 और यहां पे R, यहां पे H एंड COOH। इनके बीच ये जो आपका इसका OH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकेंड एमिनो एसिड का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH एंड इसका एक H, ये वाटर का मॉलिक्यूल में बाहर चले जाएंगे, एक आपका क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड और बन जाएगा। तो फर्स्ट एमिनो एसिड का कौन सा एंड फ्री हुआ, कौन सा ग्रुप फ्री रहा, अभी यहाँ पे एमिनो ग्रुप फ्री है। तो फर्स्ट एमिनो एसिड का ये एन टर्मिनल है, फर्स्ट जहां पे एन टर्मिनल लिखा होगा दैट मीन्स दैट इज द फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। वो क्या है, फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। और जिस तरफ सी चेन, ये सी चेन वर्ड लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH है, तो इसी के कार्बन को लिखते हैं सी टर्मिनल। जिस तरफ सी टर्मिनल लिखा है दैट इज द लास्ट एमिनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट क्या, जहां पे एन लिखा है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एमिनो एसिड, और जहां पे सी लिखा होगा सी टर्मिनल दैट इज अ लास्ट एमिनो एसिड। अब इस वाले चेन को देखो और आप बताओ इसमें क्या है। ये देखो एन लिखा है और सी लिखा है, मतलब क्या हुआ, ये इधर देखो एरो भी लगा रखा है, तो इससे आपका ये क्या हुआ, ये फर्स्ट एमिनो एसिड है, ये आपका फर्स्ट एमिनो एसिड है, और ये इधर जो एमिनो एसिड होगा, इधर जो भी एमिनो एसिड होगा वो क्या होगा, लास्ट एमिनो एसिड होगा। तो आपसे ये पूछा जाता है कि एन टर्मिनल और सी टर्मिनल में कौन सा फर्स्ट एमिनो एसिड वाला है, कौन सा सेकेंड या लास्ट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, एन टर्मिनल को बस याद कर लो, ये हमेशा फर्स्ट एमिनो एसिड ही होगा, दूसरा तो अपने आप याद ही रहेगा। अब ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, क्वाaternary, उससे कम टर्शियरी, उससे कम और सबसे कम। हाँ, अब आपको एक ये पिक्चर दिमाग में बना लेनी है, यहाँ पे जो आपके छोटे छोटे सर्कल्स हैं या जो भी ये यूनिट्स अलग अलग कलर के लिए गए हैं, ये एक एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक चेन है एमिनो एसिड की, यहाँ पे कॉइलिंग हो गई तो सेकेंडरी हो गया, अल्फा सीट या बीटा सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉइलिंग हो गई तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में, और ज्यादा दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कॉइल होकर मिल गए तो क्वाaternary स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर प्रोटीन का ये है, बायोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोटीन ये है, ठीक है। मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है प्राइमरी, और मोस्ट स्टेबल फॉर्म है क्वाaternary, है ना। मोस्ट रिएक्टिव बोला जाए तो ये आपका क्या, प्राइमरी, और मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव बोला जाए तो क्वाaternary। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा था प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ आपका क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और आयोनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड आ गए, ठीक है। इधर आ गए तो ये सारे बॉन्ड के साथ साथ वॉन डर वाल्स अट्रैक्शन भी आ गया, जिसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड वॉन डर वाल्स बॉन्ड, दीज आर द वीक बॉन्ड्स, ये बहुत कमजोर बॉन्ड होते हैं,
आयोनिक को थोड़ा सा हम नहीं कह सकते, आयोनिक बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन एंड वॉन्डर वॉल्स बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, थोड़ा सा इनको टेम्परेचर मिल जाए तो ये टूट जाते हैं। थोड़ा सा इनको फैक्टर हमें जो इनको बॉन्ड को अनस्टेबल कर सकता है तो वो मिल जाए, टूट जाता है। कहने का मतलब ये है, हम इस टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो प्राइमरी में कन्वर्ट हो सकता है। सेम एज इट इज क्वाटरनरी, टर्शियरी, टर्शियरी सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी। अब जो कोई एंजाइम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल है, बायोलॉजिकली फंक्शनल है, अगर उसका फॉर्म सेकेंडरी में चला गया, क्या चला गया, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी फंक्शनैलिटी तो गई, वो फंक्शनल नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? अब अगर कोई ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन, इसके अमीनो एसिड्स अलग हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड टूट के अलग हो जाएं, तब इसको बोलेंगे क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन एंड डिस्ट्रक्शन में दोनों में बड़ा डिफरेंस है। डीनेचुरेशन में क्या हुआ, एक प्रोटीन फॉर्म अपना प्रोटीन फॉर्म चेंज कर देता है, जैसे टर्शियरी सेकेंडरी में चला गया, प्रोटीन तो अभी भी वही है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटा है, सिर्फ उसके एडिशनल बॉन्ड टूट गए और वो अपना फॉर्म चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसकी फंक्शनैलिटी चली जाएगी, इसका जो रोल होगा, बायोलॉजिकल रोल होगा, वो नहीं करेगा आप। लेकिन डीनेचर नहीं हुआ, जैसे ही वो कंडीशन आप रिवर्स करोगे, जैसे मान लो कि टेम्परेचर दिया, वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर हटाया तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। गर्मियों के टाइम पे आपका ही स्टमक है, आपका ही फूड है जो हम खाते हैं, खाना वही है, और सर्दी और गर्मी में क्या फर्क है, सिर्फ टेम्परेचर का। ठीक है, नो डाउट हम होम्योथर्मल है, ये भी आपके दिमाग में आएगा, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी पर एक्सटर्नल टेम्परेचर का असर पड़ता है। अभी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, पेट खराब होने के केसेस इस टाइम ज्यादा, बहुत कम रेयर केसेस आते हैं। लेकिन गर्मियों में इनडाइजेशन का प्रॉब्लम सबसे कॉमन है, वो डाइजेस्ट नहीं होता फूड। क्यों नहीं होता? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, दे डू नॉट वर्क, या दे डू नॉट प्ले देयर रोल प्रॉपरली। वो टेम्परेचर की वजह से एंजाइम्स आपके प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, तो आपका डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है।